नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल। इसके पहले हमने आदिकाल को अच्छी तरीके से पढ़ा, भक्ति काल को पढ़ा और उसकी कृतियाँ, प्रमुख कवि, विस्तार पूर्वक उसे हमने कंप्लीट किया। और आज हम रीतिकाल अर्थात हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल या फिर इसे हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं, इनके काव्य और उनकी रचनाएं। इसकी रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इन काव्यों को भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो रीतिकाल क्या है, यानी कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से इसकी परिभाषा बताई। तो रीतिकाल का मतलब है इस काल के कवि जो थे वो श्रृंगार काल की रचनाओं से अभिभूत थे और जहाँ पर नायक और नायिका का अच्छी तरीके से चित्रण करते थे। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, क्योंकि इस काल के कवि राज दरबारी हुआ करते थे। चाटुकारिता और उनके मनोरंजन के लिए जो काव्य उन्होंने रचा, अर्थात राजाओं और उन रानियों के लिए, तो ऐसी विधा को नाम जो दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के नाम से। तो इसमें जो रीतिकाल है, किस तरीके से इसकी परिभाषा दी गई। जैसे एक रीतिकाल को देखते हैं तो रीतिकाल की अगर हम कविता, किसी छंद को पढ़ें या किसी कविता को पढ़ें तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल यथार्थ चित्रण उसका किया हो। जैसे प्रेम का चित्रण, जैसे यहाँ पर छंद जो एक हम आपको बता रहे हैं और उस छंद को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको रति, श्रृंगार, नायक और नायिका का चित्रण, विरह वेदना किस तरीके से झलकती है, तो हर एक में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है, पछताने दीवाने बिकाने से हैं, छलिया निर्मोही के पाले पड़े, कुल कानी गंवाए हंसी हूँ सही, कहिए फिर के ते कसाने पड़े। तन की तुति छीन मलिन भई, तन की तुति छीन मलिन भई, और भये तन काले पड़े हैं। और तब तो उर दीनों विचारे बिना, तब तो उर दीनों विचारे बिना, अब अंत में जान के पाले पड़े हैं। तो इस तरीके से नायक और नायिका का विरह, मिलन, श्रृंगार, संयोग कवियों ने अच्छी तरीके से चित्रण किया। जैसे यहाँ पर एक नायिका जो है वो अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती है कि किस तरीके से हमने अपने आप के प्रेम को, मैंने किस तरीके से आज उस विरह व्यथा में अपने आप को चित्रित करती है। तो इस काल में नायक और नायिका का चित्रण हुआ। इस प्रकार से रीतिकाल का अर्थ जो है, ऐसे काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। इनके लक्षणों के साथ या स्वतंत्र रूप से इनके आधार पर काव्य लिखने की पद्धति ही रीति नाम से विख्यात हुई। और यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही वह रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का नाम दिया और इसे विश्वनाथ प्रताप जी ने जो है वो श्रृंगार काल का नाम दिया और मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा। तो इस काल को अपने अपने कवियों ने इसे नामकरण रखा। अब इसमें से क्वेश्चन जो है, श्रृंगार काल किसने कहा या रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो इसको मिश्र बंधु ने कहा और श्रृंगार काल
विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। इसे उत्तर मध्य काल के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस काल में जो है उसमें श्रृंगार की अधिकता हुई और जिनमें से कवियों ने अपनी एक प्रकार से उस प्रेम वेदना को और अपनी उन रचनाओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जैसे कि अपने आप में वो उनके लिए अतुलनीय था। जिनमें से इस काल के कवियों ने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की और श्रृंगारिता, जिनमें से राजा प्रशस्ति, भक्ति की प्रवृत्ति, जैसे यहाँ पे एक भक्ति के रूप में हम कृष्ण की वीरावेदना के लिए आपको एक छंद बताते हैं, जिसमें से वो जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के रूप में किस तरीके से कहती हैं। श्रृंगार का है, रीति का है, लेकिन उसे भक्ति के रूप में भी देखा जाता है। जैसे जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण से कहती हैं क्योंकि वो होली के लिए आए हैं खेलने के लिए, और फिर उनको किस तरीके से उनके साथ क्या व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पर ये पद्माकर का दोहा है। फागु की भीड़ अमीरन में गही, फागु की भीड़ अमीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। भय करे मन की पद्मा कर ऊपर, नाई अमीरन की झोरी। छोरी पीतंबर कंबर ते सुविधा दई, मीड़ी कपोलन रोरी। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। तो इस तरीके से इन छंदों का अच्छी तरीके से चित्रण किया गया और लिखे गए। तो रीतिकाल को अगर देखा जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, रीतिकाल की जो शुरुआत होती है वो होती है 1650 से, अर्थात रीतिकाल की जो शुरुआत है वो 1650 से होती है। 1650 से लेकर के 1850 तक। कहीं कहीं आपको ये स्टार्ट जो होगा वो 1700 से होगा। 17वीं ईस्वी से 1850 तक जो चला वो रीतिकाल चला। इसके प्रमुख कवियों के रूप में देखेंगे तो तीनों जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये कवि अपने अपने युग के अपनी अपनी काव्य शैली के लिए जाने गए। जैसे बिहारी को अगर आप पढ़ोगे तो इनके दोनों रूपों में स्पष्ट दिखाई देते हैं दोहा, भक्ति में भी और श्रृंगार में भी। तो पहला जो है वो है रीति काल का रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध में क्या हुआ, रीतिबद्ध में जो कवि थे जैसे भूषण थे, देव थे, ग्वाल थे, चिंतामणि जी थे, कल्पतरु थे, जसवंत सिंह थे, ये कवि थे। तो इन कवियों ने क्या किया, अब समझिए रीतिबद्ध क्या होता है, इसको समझ लीजिए। रीतिबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं अर्थात उनकी पत्नी या प्रेमिकाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ऐसे कवि जिन्होंने राजा और उनकी पत्नी या फिर प्रेमिका, तो ये कवि पहले संस्कृत से काव्य लक्षण का सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में करते थे। अब यहाँ पर भी देखिए, जो रीतकाल में सबसे अधिक काव्य लिखे गए वो ब्रज भाषा में लिखे गए। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, यानी कि रीतकाल में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं इस काल के कवि, तो ये कवियों में देखेंगे, जैसे हमने एक ट्रिक की है, जसवंत सिंह ने देव भूषण ग्वाल संग कल्पतरु की चिंता करी। जसवंत सिंह ने देव भूषण ग्वाल संग कल्पतरु की चिंता करी। तो यहाँ पर जसवंत सिंह यानी कि कवि कौन है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बाद में देव, उसके बाद में भूषण, उसके बाद में ग्वाल,
और उसके बाद में कल्पतरु, कल्पतरु और उसके बाद में चिंतामणि। ये आचार्य चिंतामणि, ये चिंतामणि ये कवि थे। ये रामचंद्र शुक्ल की कृति मत समझ लेना कि चिंतामणि, ये आचार्य चिंतामणि कवि थे। तो इन कवियों ने रीतिबद्ध में लिखा। तो अगला जो आता है रीतिबद्ध, आप समझ गए होंगे। अगला जो है वो है रीति सिद्धि। रीति सिद्धि में जो कवि थे उन्होंने अपने काव्य शास्त्र को काव्य विवेचना नहीं करते थे। वे नायक नायिका या रस छंद अलंकार गुण दोष के लक्षण नहीं विवेचित करते, बल्कि वे सीधे काव्यांगों के सरस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि इन्होंने अपने में उदाहरण प्रस्तुत किए और जहां उनकी कविताएं का चरम परिक्रास्त दृष्टिगत होता है। और यही कारण है कि रीति सिद्ध कविता काव्य रीति के आधार पर ये अच्छी तरीके से और भी स्पष्ट हुई। इसके जो कवि थे, मुख्य कवि रीति सिद्ध के कवि जो मुख्य हैं वो बिहारी हैं, सेनापति, ब्रंद, कृष्ण कवि और नेवाज। ये प्रमुख कवि हैं, जिनमें से बिहारी इसके मेन कवि हैं रीति सिद्धि के। और अगला आता है रीति मुक्त। तो रीति मुक्त जो होता है काव्य रूढ़ियों से मुक्ति तथा कल्पना की प्रचुरता। इन कवियों में क्या किया, यानी कि जो रूढ़ियाँ थी काव्य से में उनसे इन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली और कल्पना की इन्होंने प्रचुरता की। जैसे काव्य शास्त्रों से मुक्ति का काव्य, इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया। ये कवि हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। इनका काव्य अलंकृत का खंडन करता है तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। इसके जो प्रमुख कवि थे वो घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। तो ये जो कवि थे ये मुख्य कवि थे। अब हम देखते हैं कि इनकी कृतियाँ क्या थीं। यानी कि जो रीतकाल के कवि थे तो उनकी कृतियाँ कौन कौन सी, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले ही आचार्य चिंतामणि हैं। तो आचार्य चिंतामणि की जो प्रमुख कविताएं हैं यानी काव्य है, और उस काव्य में कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश छंद विचार। मतिराम का है रसराज, ललित लला में कई बार पूछा जाता है। सतसई जो बिहारी सतसई बिहारी जी की है, लेकिन केवल सतसई मतिराम जी की है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। अलंकार, पश्चांचिका, व्रत कौमुदी, भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। यहाँ पर ये जो छत्रसाल दशक है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहारी की केवल बिहारी सतसई है। रसनिधि, रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासी, गीत संग्रह, आरिल, हिंडोला, सतसई। तो ये इनकी काव्य हैं। जसवंत सिंह की देख लेते हैं। जसवंत सिंह ने आपोष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्ध सार, भाषा भूषण, स्पष्ट छंद, ये इन्होंने लिखा। आलम ने आलम केल लिखा। देव ने भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास, सुजान, विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित्र, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम दीपिका, सुमिल, विनोद, राधिका विलास और नीति शतक। यहाँ पर जो नीति शतक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नीति शतक देव की है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। घनानंद ने सुजान सहित प्रबंध, काव्य, वियोग वेल, इसकाज, यमुना यश, प्रीत प्रवास, पदावली, संकीर्ण, छंद आदि इन्होंने इन रचनाओं को रचा। इसमें से जो भिखारी दास की देख लीजिए, काव्य निर्गुण, श्रृंगार रस, छंद में पिंगल, छंद प्रकाश। पद्माकर की जगनिवेश, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोधवंता और कवि पचीसी। तो कवि पचीसी भी, और ग्वाल की जो है यमुना लहरी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से रीतकाल के कवि जो थे इनकी अच्छी रचनाएं जो थीं उन्होंने रीतकाल में लिखी, और जिनमें से हमने बताया कि प्रेम प्रसंग, नायक और नायिका का चित्रण, इस तरीके से उन कविताओं को इन्होंने लिखा। जैसे एक छंद हम आपको बता रहे हैं और सुनिए उसको, किस तरीके से उस छंद में अपने आप को ही, हर छंद में एक से एक बेहतर अपने काव्य
और प्रसंग को अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा। और जिनमें से अपने जैसे यहाँ पे हम देखें कि एक ही सूत्र में बांध दिया सारे कवियों को, और उन कवियों को आप समझ लीजिए एक काव्य के माध्यम से। जैसे इसमें जो जो कवि हैं उनके नाम जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये काव्य भी है और इसमें सब कवि ही हैं। नीति नीति रीति स्नेही रसाल दई रत्नाकर आंगनी में लहराने, हौशनी में हुल से हरिश्चंद्र जो प्राणन में पद्मा कर आने, नैननी बीच घिरे घन आनंद बनी सुजान बिहारियो जाने, देवलो देवल हे देवल मोमती में मति राम समाने। तो इसमें छंद में देखिए रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी, मतिराम, देव, ये सारे जितने भी कवि हैं एक ही छंद में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने इस काव्य में अच्छी तरीके से रीतिकाल को पढ़ा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।